नमस्कार, न्यूज के सबसे धाकड़ शो देश की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां खबर का हर अध्याय खुलेगा और ऐसी रिसर्च के साथ खुलेगा कि आप उस खबर के मास्टर बनकर निकलेंगे। लेकिन पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी खबरों का अध्याय खुलने वाला है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर एफआईआर हो गई है। किस किस का नाम आया, क्या खुलासा हो गया, आज आपको बताऊंगा। एफआईआर में ऐसा क्या क्या लिखा जिस पर हंगामा हो गया है। चंपत राय पर क्या खबर आ गई है, आज इसका अध्याय होगा। इसके अलावा ना आधार, ना वोटर आईडी, ना पासपोर्ट, नागरिकता साबित होगी कैसे, क्यों नया घमासान मच गया, आज आपको दिखाऊंगा। कांग्रेस, ओवैसी, सिब्बल सबने खोल दिया मोर्चा। पासपोर्ट बहाना है, मोदी शाह को एनआरसी लाना है क्या? वो एक कागज कौन सा है जो यह साबित कर देगा कि कौन भारतीय है कौन नहीं, आज आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब बाहर जाएंगे जब कागज मांगे जाएंगे, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? राहुल की माफी और इंदिरा का पुत्र प्रेम, इमरजेंसी की बरसी पर मोदी विरोधियों का शॉकिंग अध्याय भी आज आपको दिखाऊंगा, जिसके बारे में आपने पहले सुना नहीं होगा। इसके अलावा भूकंप का डबल झटका, 60 सेकंड में वेनेजुएला में बॉस कैसे महाप्रलय आई, 1 लाख लोग मर गए क्या? वेनेजुएला में तबाही के ऐसे शॉकिंग वीडियोस जैसे आपने पहले कभी किसी भूकंप के वक्त नहीं देखे होंगे, वो भी दिखाऊंगा। उधर भूकंप का कहर, इधर भारत में कहां बारिश ने सब कुछ बहा डाला, इसका अध्याय भी खोलूंगा। साथ ही केतन को मारने वाली सिया चेतन का कौन सा सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है, क्या दिख रहा है कि सब हैरान रह गए। पुणे मर्डर केस में नया खुलासा, केतन को मारने की सिया की प्लानिंग के नए सबूत आ गए हैं क्या? सोनम और सिया का क्या कनेक्शन, राजा रघुवंशी की मां ने क्या बड़ी बात कह दी, आज ये भी दिखाऊंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा, ऐसा क्यों बॉस, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कौन सा था और वो 38 मिनट में ही खत्म हो गया था, ऐसा क्यों बॉस, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर का क्यूआर मोड ऑन करेंगे, यानी क्विक रिकैप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्री बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोहित मिश्रा को यूपी बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष और प्रकाश पाल को पिछड़ा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं सरोज कुशवाहा को महिला विंग की कमान सौंपी गई है। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी चेतन चौधरी के दोस्त नीरज को हिरासत में लिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी मंगेतर सिया ने कॉफी डेट पर केतन के मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी। बॉयफ्रेंड चेतन को 2000 से ज्यादा कॉल किए थे और 238 घंटे की बातचीत का रिकॉर्ड सामने आ गया है। वीडियो कंट्रोवर्सी मामले में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपनी सफाई दी। आरोप लगाया कि उन्हें धार्मिक तौर पर बदनाम करने की सियासी साजिश रची जा रही है। सीएम मान ने दावा किया है कि वीडियो में दिख रहा शख्स जो है वो नहीं है, बल्कि कोई और है जो उनके चेहरे का मास्क पहनकर एक्टिंग कर रहा था। उज्जैन के पास वडनगर में निकले मुहर्रम जुलूस में क्रेन पर एक वैन लटका दी गई और उसमें ब्लास्ट कर दिया गया। इसके बाद 2 युवकों ने लाल झंडे लहराए। जिस गाड़ी में ब्लास्ट किया गया उस पर लिखा था, ले फिर आ गए। पुलिस ने जुलूस के आयोजक शोएब खान, झंडा लहराने वाले तालीम खान, जाहिद खान और क्रेन के मालिक गोपाल माली पर एफआईआर दर्ज की। पटना के मशहूर खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। आग कैसे लगी अभी साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि आग लगने के दौरान सेंटर में कुछ छात्र और कर्मचारी मौजूद थे, सभी सुरक्षित बाहर निकल गए। तो दिन भर के क्विक रिकैप के बाद पाठशाला का पहला अध्याय, राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर एफआईआर हो गई है। किस किस का नाम आया, क्या खुलासा हुआ है, एफआईआर में ऐसा क्या क्या लिखा है जिस पर हंगामा हो गया, चंपत राय पर क्या खबर आ गई है, सबसे पहले इस सबका अध्याय देखिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पहली एफआईआर है ये, इतने दिन के बाद। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि आखिर एफआईआर दर्ज हो क्यों नहीं रही है। लोग ये कह रहे थे कि यहां तो छोटी मोटी चोरी पर भी एफआईआर हो जाती है, कोई किसी की मुर्गी चुरा ले उसमें भी एफआईआर हो जाती है बॉस, मोबाइल चोरी हो जाए उस पर एफआईआर हो सकती है, तो करोड़ों राम भक्तों और सनातन पर चोट करने वाले इस कांड में एफआईआर क्यों नहीं हो रही, लोग पूछ रहे थे। आखिरकार इस मामले में आज एफआईआर हुई। आज आपको बताऊंगा
कि इस एफआईआर में किस किस का नाम है और क्या क्या खुलासा हुआ है। चंपत राय पर क्या खबर आ रही है, राम मंदिर ट्रस्ट के दूसरे लोगों पर क्या खबर आई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद कैसे सियासी बवाल और बढ़ गया है, किस किस पर एक्शन हो गया है, पुलिस ने किस किस को हिरासत में ले लिया है, अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल के लोग क्या कह रहे हैं, क्यों सियासी घमासान और बढ़ गया है इस एफआईआर के बाद, और इस एफआईआर के बाद अब क्या होने वाला है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मचे इस घमासान का पहले एक ट्रेलर देखिए, फिर एक एक डिटेल बताता हूं। आज प्रारंभिक रिपोर्ट में जो एसआईटी की टीम ने जिन छोटे लोगों को जो फंसाने का काम किया है, कि वो एफआईआर छोटे छोटे मुलाजिमों के ऊपर दर्ज की गई है, कोई बड़ा नाम नहीं। देखिए, चढ़ावा चोरी के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी एक एक डिटेल पहले आपको सुननी चाहिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही दर्ज कराई गई है। मंदिर ट्रस्ट के श्री कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें 8 लोगों के नाम हैं और ये 8 लोग कौन कौन हैं ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि एफआईआर में कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 3 सबसेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन यानी साझा आपराधिक उद्देश्य, इसी के तहत शिकायत दर्ज की गई। बीएनएस की धारा 61 लगाई गई है, 61 यानी आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर अपराध किया हो। बीएनएस की धारा 306 लगाई गई है। यह उन मामलों में लागू होती है जब कोई कर्मचारी या घरेलू नौकर विश्वास का दुरुपयोग करके अपने मालिक की संपत्ति चोरी करता है। बीएनएस 316 का सबसेक्शन 5 जब कोई बैंकर, व्यापारी, एजेंट, दलाल या वकील अपने पेशेवर पद का दुरुपयोग करके किसी संपत्ति या अधिकार में विश्वासघात करता है। बीएनएस की धारा 317 सबसेक्शन 4 यानी चोरी के सामान की आदतन खरीद फरोख्त से संबंधित है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर बार बार चोरी का माल खरीदता है या उसका व्यापार करता है तो यह धारा लगाई जाती है। बीएनएस की धारा 317 सबसेक्शन 5 भी लगाया गया है, यानी चोरी की संपत्ति को छिपाने, बेचने या ठिकाने लगाने में मदद करना। ये जो 317(5) देख रहे हैं, इसमें चोरी करिए और उस संपत्ति को छुपाइए, बेचिए, हेराफेरी कीजिए, इसकी धारा लगती है। और पद के दुरुपयोग का मामला भी इसमें शामिल किया गया है। अब आपको पहले यह भी बता देता हूं कि ये जो धाराएं लगी हैं उनमें कितनी सजा का प्रावधान है, फिर वो आपको नाम बताता हूं जो इसमें शामिल हैं और कौन कौन से नहीं नाम शामिल हैं जिन पर बवाल हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप जरा ये देखिए कि कौन कौन सी धाराएं जो हैं बीएनएस की धारा और उसमें कितनी सजा ये हो सकती है, ये जान लीजिए। क्योंकि जिन्होंने राम भक्तों के साथ ये धोखा किया, प्रभु श्री राम के साथ धोखा किया, उनको छोटी मोटी सजा नहीं होनी चाहिए। जैसे बीएनएस की धारा है, धारा 61 उसमें 6 महीने की जेल है, 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है मैक्सिमम, या जुर्माना, ये दोनों हो सकता है ऑब्लिक। इसी तरह है धारा 306, इसमें क्या प्रावधान है बहुत सजा का, मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है इसमें प्लस जुर्माना। 316 सब सेक्शन 5, इसमें क्या सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है इसमें, मैक्सिमम आजीवन कारावास, यह भी इसमें सजा हो सकती है, या 10 साल प्लस जुर्माना। 317(4) सबसेक्शन 4, इसमें कितनी सजा हो सकती है, इसमें भी सेम है, यही कॉपी कर दीजिए इसको, आजीवन कारावास या 10 साल का जुर्माना। और 317(5) सबसेक्शन 5, इसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा प्लस जुर्माना या दोनों हो सकता है। एफआईआर में 3 लोगों का प्रमुख तौर पर नाम आ रहा है, ये तो सजा क्या हो सकती है देख लिया, लेकिन नाम किस किस का है। पहला नाम आ रहा है टिन्नू यादव का।
जिसके लिए कहा जा रहा था और इतने दिन से हम आपको पाठशाला में भी बता रहे थे कि टिन्नू यादव पर शक की सुई जा रही है। दूसरा नाम है लवकुश और तीसरा नाम है अनुकल्प मिश्रा का। इन तीनों का बैकग्राउंड क्या है, क्या प्रोफाइल है, इसके बारे में भी समझिए। भाई टिन्नू यादव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का सहयोगी है। टिन्नू यादव राम मंदिर के चढ़ावे को बैंक में जमा करने का काम करता था। कभी ऑटो चलाने वाले टिन्नू यादव के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी होने की वजह से यह एसआईटी की रडार पर आ गया। इसी तरह से एफआईआर में लवकुश का भी नाम शामिल है। लवकुश चढ़ावे में आए नोटों की गिनती करने वालों में शामिल थे। घर से 10 लाख रुपए कैश बरामद होने की वजह से यह एसआईटी की रडार पर आया। तीसरा प्रमुख नाम है एफआईआर में अनुकल्प मिश्रा का। अनुकल्प मिश्रा ये लवकुश के जीजा जी हैं भाई साहब, और मंदिर में नोटों की गिनती किया करते थे। हाल ही में करीब 65 लाख रुपए का इन्होंने घर खरीदा और गांव में एक फार्म हाउस बनवाने की वजह से यह रडार पर आ गए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज एफआईआर में कुल 8 लोगों के नाम है, ये तो आपको 3 के बताए। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा के अलावा अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, मनीष यादव, रामशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव, ये सारे नाम हैं जो कि इस एफआईआर में 8 नाम जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, मनीष यादव, रामशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव। इन 8 लोगों में ज्यादातर लोग वो हैं जो राम मंदिर में दान की काउंटिंग से जुड़े हुए थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी एफआईआर तक। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि चढ़ावा चोरी में एफआईआर के बाद पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। आरोपियों को हिरासत में लिया जा रहा है और 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यानी एफआईआर और उसके कुछ ही देर के बाद पुलिस का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। 3 लोग चढ़ावा चोरी के मामले में हिरासत में ले लिए गए। लेकिन लोग तो सवाल ट्रस्ट पर उठा रहे हैं। भाई ट्रस्ट में जो प्रमुख लोग हैं उनमें कौन कौन था? एक नाम है महंत नृत्य गोपाल दास का, जो कि ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, ट्रस्ट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है चंपत राय का। यह ट्रस्ट के महासचिव हैं, ट्रस्ट का प्रमुख चेहरा है और ट्रस्ट का डेली मैनेजमेंट देखते हैं। तीसरा नाम है अनिल मिश्रा का, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, स्वामी गोविंद देव गिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और नृपेंद्र मिश्र निर्माण समिति के प्रमुख रहे। ये ट्रस्ट के प्रमुख चेहरे, प्रमुख नाम, लेकिन ये नाम एफआईआर में नहीं है और इसलिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों के सवाल हैं आज की डेट में इस एफआईआर को देखने के बाद कि अगर ट्रस्ट को ही एफआईआर करानी थी तो इतने दिन क्यों लगे बॉस? एफआईआर में ट्रस्ट के किसी भी बड़े अधिकारी का नाम क्यों नहीं है? मंदिर के हर काम से जुड़े रहने वाले चंपत राय को कुछ पता नहीं था, और अगर नहीं पता था तो क्यों कुछ पता नहीं था? भाई चंपत राय वो व्यक्ति हैं जिनका चेहरा आपने डे 1 से देखा है। राम मंदिर में यहां सोना लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब चंपत राय को बताते हुए आपने सुना होगा। उन चंपत राय को कुछ नहीं पता चला। उनके सहयोगी टिन्नू यादव के पास कहा जा रहा है कि संपत्ति बढ़ती चली गई, उनको पता ही नहीं चला। आपको किसी ने नहीं बताया कि इतना पैसा इन लोगों के पास आ रहा है। क्या ट्रस्ट के किसी भी बड़े अधिकारी को भनक ही नहीं लगी कि दान में चोरी हो रही है? भाई अगर ट्रस्ट के किसी भी अधिकारी को कुछ पता ही नहीं था तो इन्हें तो नैतिकता के आधार पर पहले पद क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए? यह राम भक्तों का सवाल है। क्योंकि इन लोगों को इसीलिए तो ट्रस्ट में बैठाया गया था कि आप निगरानी रखेंगे, आप देखेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको रोकिएगा। एसआईटी जांच कर रही है, उनको 4 दिन में पता चल जा रहा है कि फलाने जगह पैसा है, फलाने जगह प्रॉपर्टी हो गई। इनको कोई कान तक कोई खबर पहुंचाने वाला नहीं था कि देखिए वहां क्या हो रहा है। और सवाल यह भी है कि जिन राम भक्तों के मन में यह सवाल होगा कि क्या बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, उनको अब क्या जवाब दिया जाएगा इस एफआईआर के बाद?
कि छोटे छोटे कर्मचारी जो है वो मिलकर सब कर लिए, ऊपर जिनको जिम्मेदारी दी गई थी सब देखने की, उनको कुछ नहीं पता था। अगर बड़े लोगों को बेगुनाह मान लिया गया तो उनके बेगुनाही के सबूत क्या हैं? लोग वो भी तो पूछेंगे कि बड़े लोग इसमें नहीं शामिल हैं, ये किस आधार पे कहा जा रहा है? क्योंकि बॉस, एक बात याद रखिए, यहां हम उन प्रभु श्री राम के मंदिर की बात कर रहे हैं, जिन प्रभु श्री राम में सिर्फ किसी एक संदेह के आधार पर किसी ने कह दिया कि भाई माता सीता की अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए कह दिया था। यह है प्रभु श्री राम का आचरण। तो करोड़ों राम भक्त बड़े बड़े पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों से भी तो अग्नि परीक्षा की उम्मीद करेंगे। आप भी तो साबित करेंगे कि आप इसमें नहीं हैं शामिल। उसके भी तो सबूत आने चाहिए कि नहीं भाई, एकदम पाक साफ है। और उससे भी बड़ी बात कि चलिए शामिल नहीं थे, लेकिन जब जिम्मेदारी ही नहीं निभा पाए, जब वहां चोरी ही नहीं रोक पाए, तो छोड़िए पद, फिर किस बात का बैठे हैं आप वहां? लेकिन बैठे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं। एफआईआर में ट्रस्ट के किसी मेंबर का नाम नहीं है। यह बात लोगों को हैरान कर रही है और इसी बात पर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि विपक्ष को इस बात का मौका मिल गया कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। वो सवाल उठा रहे हैं। सुनिए चढ़ावा चोरी की एफआईआर होने के बाद विपक्ष क्या कह रहा है। शर्म की बात यह है कि वो एफआईआर छोटे छोटे मुलाजिमों के ऊपर दर्ज की गई है। कोई बड़ा नाम नहीं है, ये संभव नहीं है। करोड़ों रुपए की चोरी, हीरे जवाहरात की चोरी, सोने चांदी की ईंटों की चोरी छोटे छोटे मुलाजिम करते रहे और किसी को पता ही नहीं चला। आप सिर्फ ये समझिए, जब भगवान श्री राम के मामले में भारतीय जनता पार्टी का और इनकी सरकार का ये हाल है, तो बाकी जनता और बाकी मामले तो राम भरोसे ही हैं इस देश में। जिस दिन से एसआईटी का गठन हुआ था, उसी दिन से ये अंदेशा था कि एसआईटी की टीम जो है बड़े लोगों को बचाने का काम करेगी। आज प्रारंभिक रिपोर्ट में जो एसआईटी की टीम में जिन छोटे लोगों को जो फंसाने का काम किया है, जबकि हकीकत तो यह है कि अगर इसकी अच्छे से जांच की जाए, किसी अच्छे कमेटी से अगर इसकी जांच कराई गई होती, तो मैं समझता हूं कि इसमें बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एफआईआर होने के बाद अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे, यह तय कर लिया होगा कि किन किन बड़ी मछलियों को बचाना है, किसको फंसाना है, उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी, उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। यह अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा। लेकिन राजनीति के बीच यह भी देखना होगा कि यह पहली एफआईआर है और अभी एसआईटी की जांच चल रही। एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती और निगरानी के सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए थे। यह भी खबर आई थी कि एसआईटी ने इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ क्लियर कहा जा सकता है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती में लगे कर्मचारियों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से उनके संबंधों की भी जांच की गई। यह ध्यान रखना होगा कि सीएम योगी खुद कह चुके हैं कि 15 दिन का इंतजार कीजिए, एसआईटी की जांच के बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अभी जिन नामों को लेकर कहा जा रहा है कि भाई इन पर एक्शन नहीं हुआ, इन पर एफआईआर नहीं हुई, क्या उनके नाम जुड़ सकते हैं? क्या एसआईटी की रिपोर्ट में उनके नाम हो सकते हैं? क्योंकि यह एफआईआर तो ट्रस्ट ने कराया है। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ट्रस्ट को पहले ही करा लेना चाहिए था। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन फिलहाल एक एफआईआर हुई है, अब देखिए मामला कहां तक जाता है। देखिए ये वो देश है जहां एक समय में प्रभु श्री राम के होने, उनके अस्तित्व के भी सबूत देने पड़े थे अदालत में। लेकिन अब सबूत अगर आपसे मांगा जाएगा आपकी नागरिकता का, तो वो क्या दीजिएगा? इसी पर हमारा दूसरा अध्याय। ना आधार कार्ड, ना वोटर आईडी, ना पासपोर्ट, नागरिकता साबित होगी कैसे? नया घमासान क्यों मच गया है? कांग्रेस, ओवैसी, सिब्बल सबने खोल दिया मोर्चा। पासपोर्ट बहाना है, मोदी शाह को एनआरसी लाना है क्या? वो एक कागज कौन सा जो साबित कर देगा कि कौन भारतीय है कौन नहीं? आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब बाहर जाएंगे, सब कागज मांगे, जब कागज मांगे जाएंगे कुछ बड़ा होने वाला है क्या? और राहुल की माफी, इंदिरा का पुत्र प्रेम, इमरजेंसी की बरसी पर मोदी विरोधियों का शॉकिंग अध्याय भी खोलूंगा।
देखिए, देश में एक बार फिर से कागज नहीं दिखाएंगे वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो रहा है। ये लोग फिर ये माहौल बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो इस देश में से सबको बाहर कर देंगे। सिर्फ वही लोग इस देश में रहेंगे जो बीजेपी को वोट देते हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे तानाशाह बन जाएंगे, ये लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी विरोधियों की नागरिकता ही छीन लेंगे, जो देश में घुसपैठियों को भगाने की आड़ में अपने विरोधियों को ही देश से निकाल देंगे। यह सब माहौल कल से बन रहा है, जब यह खबर आई कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि पासपोर्ट जो होता है आपका, वो नागरिकता का सबूत नहीं है, वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है बस। यानी पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आपके पास भारतीय पासपोर्ट होना इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से बयान आया और उसके बाद बवाल मच गया। पूरा इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम खर्चा पानी लेके सीधे नरेंद्र मोदी पे चढ़ गया कि जैसे नरेंद्र मोदी ने कोई नया नियम ला दिया। माहौल बनाया जाने लगा कि नरेंद्र मोदी देश में नया सिस्टम ला रहे हैं। अब ये लोग पासपोर्ट को भी खारिज कर रहे हैं। जैसे पहले से माना जाता था कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण हो, मोदी ने खत्म कर दिया। ये चल क्या रहा है? विपक्ष के नेता क्या कहने लगे, सुनिए। कि पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आपकी नागरिकता को प्रमाणित नहीं करेगा। सिर्फ एक चीज आपकी नागरिकता को साबित करेगी और वो है बीजेपी की सदस्यता। ये तो एमईए ने कहीं नहीं कहा था कि बीजेपी की सदस्यता लो और भारत के नागरिक बन जाओ, लेकिन ये लोग नैरेटिव ले आए। इस राजनीति से अलग सोशल मीडिया पर भी सवाल उठे कि भाई, जिस पासपोर्ट के जरिए दुनिया यह तय करती है कि आप किस देश के नागरिक हैं, जिस पासपोर्ट को जारी करने के लिए तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, उसे नागरिकता का प्रमाण नहीं मानिएगा तो किसको मानिएगा? लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकार उन लोगों को भी पासपोर्ट जारी कर रही है जो भारतीय नागरिक नहीं है? आज आपको पाठशाला में बताऊंगा कि पासपोर्ट को लेकर क्या नियम नरेंद्र मोदी ने बदले हैं। क्या नरेंद्र मोदी अब नागरिकता साबित करने का कोई नया सिस्टम बना रहे हैं? क्या यह एनआरसी आने का संकेत है? सरकार क्या कह रही है? ओवैसी, कपिल सिब्बल, कांग्रेस क्या कह रहे हैं? कानून के मुताबिक वो कौन सा दस्तावेज है जो आपके लिए साबित कर देगा कि भारतीय नागरिक हैं आप? और नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताने वाली कांग्रेस इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के इतिहास पर क्या क्या छुपाती है, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा। आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? I would even say of national identity. इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे। अगर देश में अराजकता फैलती है तो इमरजेंसी आप लगा देते हैं। संविधान में व्यवस्था है उसकी। सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। देखिए, जब से पासपोर्ट और नागरिकता वाला मामला आया है, बहुत कंफ्यूजन फैल गया है। कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए नागरिकता साबित करने के लिए। लोग कह रहे हैं कि मेरे पास पासपोर्ट है लेकिन यह नागरिकता का सबूत नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड है लेकिन यह भी नागरिकता का सबूत नहीं है। मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, भाई यह भी नागरिकता का सबूत नहीं है। मेरे पास पैन कार्ड है, यह भी नागरिकता का सबूत नहीं है। तो फिर नागरिकता का सबूत है क्या? और इसी को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कि वोटर आईडी कार्ड तब बनता है जब आप 18 साल के हो जाते हैं। यह सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए बनता है और नागरिकता ऐसे तय नहीं होती कि आप 18 साल के हो गए तो हो गए भारतीय नागरिक। तो लोग कह रहे हैं फिर वोटर आईडी किस काम के लिए है फिर, अगर नागरिक ही नहीं है हम तो? इसी तरह आधार कार्ड आपकी पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं। और आधार कार्ड तो उन लोगों को भी जारी किया जा सकता है जो भारतीय नहीं है लेकिन भारत में रह रहे हैं। इसी तरह आप पैन कार्ड को देखिए, पैन कार्ड भी गैर भारतीयों को जारी किया जा सकता है जो भारत में रहता है। ये बातें तो इंडी वाले भी जानते होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी अब तो पासपोर्ट को भी नहीं मान रहे। पासपोर्ट वाली बात जो है उसको लेकर हंगामा हो रहा है। देखिए, इसके दो पार्ट है। एक, क्या नरेंद्र मोदी ने यह नया नियम ला दिया है? दूसरा,
कि अगर यह नया नियम नहीं है, पुराना है, तो क्या इस पर बहस होनी चाहिए? क्या पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाना चाहिए? देखिए, असल में पासपोर्ट, एसआईआर और नागरिकता को लेकर विदेश मंत्रालय का के एक सीनियर अधिकारी से सवाल किया गया। एसआईआर के दौरान लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं। क्या पासपोर्ट का इस्तेमाल वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है? यह उनसे सवाल पूछा गया। इस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यह सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। यह बात सही है कि जब आप विदेश जाते हैं तो यही पासपोर्ट आपकी नेशनैलिटी तय करता है, लेकिन यह नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। यह भी कहा गया कि पासपोर्ट का मकसद यह है कि यह भारतीयों को विदेश ट्रैवल में मदद करता है, लेकिन इस नागरिकता तय करने वाले अन्य डॉक्यूमेंट्स के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अब जैसे ही पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय की यह बात सामने आई, बड़ा बवाल मच गया। किसी को भी लगेगा कि भाई, अरे जब वहां लिखा है नेशनैलिटी के अंदर इंडियन, इतना चेक होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर पासपोर्ट बनता है, उसको क्यों नहीं माना जा रहा है? वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने पूछ लिया कि फिर नागरिकता के प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है? इंडी वाले कहने लगे कि क्या बीजेपी की सदस्यता का कार्ड ही नागरिकता साबित प्रमाणित करने का वैध कार्ड है? इंडी वाले यह भी कहने लगे कि मौजूदा वक्त में जो अलग अलग कार्ड बनाए जा रहे हैं, फिर उससे बनवाने का फायदा क्या है? यह भी कहा जाने लगा कि अलग अलग फॉर्म्स बनवाने में नागरिकता स्पष्ट करने का कॉलम क्यों रहता है? टीएमसी के महुआ मोइत्रा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हिंदू और बीजेपी वोटर होना ही भारतीय नागरिक होने का एकमात्र प्रूफ होगा। कांग्रेस भी यही सवाल उठा रही है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि फिर नागरिकता का प्रूफ क्या है? मोदी का चरण वंदन, आरएसएस की टोपी? सुनिए सुप्रिया श्रीनेत और इंडी के दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? और क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? अरे अभी नागरिकता का आधार आपको बीजेपी के कार्यालय में मिलेगा, आपको वो सही करके देंगे, आप नागरिक हो जाएंगे। अरे अभी नागरिकता का आधार आपको बीजेपी के कार्यालय में मिलेगा, आपको वो सही करके देंगे, आप नागरिक हो जाएंगे। देखिए, इंडी गठबंधन ही नहीं, पूरा विपक्ष इस पर टूट पड़ा, मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा कि नागरिकता साबित करने के लिए बीजेपी का मेंबर बनना पड़ेगा। ओवैसी पीछे रहते, वो भी कूद गए। ओवैसी ने कहा कि 2030 तक सिर्फ एक ही दस्तावेज नागरिकता तय करेगा और वो है बीजेपी की सदस्यता। ओवैसी कहने लगे कि जब पासपोर्ट एक्ट में यह साफ साफ लिखा है कि पासपोर्ट सिर्फ भारतीय नागरिक को जारी किया जा सकता है और जो भारतीय नागरिक नहीं है उसे पासपोर्ट मिल ही नहीं सकता, तो फिर यह नया तमाशा क्या है? एक बार ओवैसी को भी सुन ही लीजिए, फिर ये सारे हंगामे का एक एक सच, एक एक पॉइंट आपको बताता हूं। ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन। अब मिसाल के तौर पर तेलंगाना की पुलिस को पहला प्राइज लेकर आए डीजीपी साहब, क्योंकि वो 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे, वो प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? देखिए, ओवैसी तो खुद को कानून के इतने बड़े ज्ञाता बताते हैं, बैरिस्टर भी हैं। इंडी वाले जो हाथ में संविधान लहराते हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे पासपोर्ट को लेकर पहली बार नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा नया नियम ला दिया, जबकि ऐसा नहीं है। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह बात नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे हैं, यह बात खुद देश की अदालतें कह चुकी हैं, और तब भी कह चुकी हैं जब इंडी वालों की सरकार थी। साल 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पासपोर्ट को लेकर क्या कहा था, सुनिए। 2013 यूपीए की सरकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में साफ कहा था कि पासपोर्ट, आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र अकेले भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जा सकते। खासकर 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्तियों के मामले में कोर्ट ने इस मामले में उन 4 बांग्लादेशी नागरिकों को राहत नहीं दी थी जिनके पास भारतीय पासपोर्ट भी था, आधार कार्ड भी था और जन्म प्रमाण पत्र भी था। इन चारों पर आरोप था कि ये लोग बिना वैध दस्तावेज या अनुमति के भारत में घुस आए थे। ट्रायल कोर्ट ने इन्हें भारत में अवैध रूप से घुसपैठ का दोषी ठहराया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इन्हें राहत नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने इनकी 6 महीने की सजा को बरकरार रखा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में चारों आरोपियों की नागरिकता, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं बल्कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत तय की थी। अब 2013 के इस फैसले से यह क्लियर है कि पासपोर्ट को लेकर यह कोई नया नियम नरेंद्र मोदी नहीं लेकर आ गए। नरेंद्र मोदी ने यह तय नहीं कर दिया है कि आज से पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं होगा, पहले था अब नहीं होगा। तो जो माहौल बना रहे हैं कि नहीं अब बीजेपी का वोटर हो तभी नागरिक रह जाओगे, ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है कि पासपोर्ट को हटा दिया गया और बीजेपी का वोटर नागरिक रहेगा। अपने मने ये लोग कहानी बना रहे हैं। अदालतें कह चुकी हैं, कांग्रेस के राज में कह चुकी हैं, और यह बात ये लोग जानते हैं। कपिल सिब्बल वकील हैं, उनको नहीं पता है क्या हुआ है कोर्ट में। ओवैसी वकील हैं, उनको नहीं पता है क्या हुआ है कोर्ट में। जबकि यह बात बिल्कुल साफ है कि किसी के पास पासपोर्ट है और वो कोर्ट में जाकर यह कह दे कि मेरी नागरिकता का प्रूफ है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अकेले पासपोर्ट से नागरिकता प्रूफ नहीं होगी। इसलिए इंडी वाले कंफ्यूजन फैला रहे हैं। उसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली बात, पासपोर्ट होना और नागरिकता साबित करना ये दोनों अलग अलग मैटर है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जारी होता है। उस वक्त मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे जब यह एक्ट बना होगा। जबकि नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत तय होती है, वो भी मोदी ने नहीं बनाया होगा 55 में। दोनों अलग अलग कानून है। पासपोर्ट कानून से यह निर्धारित होता है कि आपका पासपोर्ट बनेगा कैसे, इसके लिए कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, कौन सी योग्यता चाहिए होगी। जबकि नागरिकता साबित करने के लिए आपको सिटीजनशिप एक्ट के तहत अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, सबूत देने होंगे। अगर आपकी नागरिकता को लेकर कोई कानूनी बात उठी तो फिर पासपोर्ट नहीं देखा जाएगा, बल्कि नागरिकता कानून के आधार पर आपकी नागरिकता को परखा जाएगा। देखिए, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो पासपोर्ट को ही नागरिकता का सबूत मान लेते हैं, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहां नागरिकता साबित करने के लिए अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे भारत में सिर्फ पासपोर्ट से नागरिकता साबित नहीं होती। जैसे कनाडा में सिर्फ पासपोर्ट को ही नहीं बल्कि सिटीजन सर्टिफिकेट को नागरिकता का ज्यादा पुख्ता प्रमाण माना जाता है। इसी तरह जर्मनी में पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत मानते हैं, लेकिन वहां सिटीजनशिप रजिस्टर ज्यादा प्रमाणिक है। ऑस्ट्रेलिया में पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण तो है, लेकिन यह एकमात्र दस्तावेज नहीं होता, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इटली, स्पेन जैसे देशों में पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत माना जा सकता है, लेकिन दूसरे रिकॉर्ड भी देखे जाते हैं। यानी कई ऐसे देश हैं जहां इसी तरह का नियम है कि खाली पासपोर्ट से तुम नागरिक साबित नहीं होगे। वहां भी नेशनैलिटी में लिखा रहता है उन देशों का नाम पासपोर्ट पर, लेकिन और चीजें मांगी जाती हैं, और उसकी वजह है जो आगे बताऊंगा। भारत में कानून अगर यह कह रहा है कि सिर्फ पासपोर्ट से ही या फिर किसी एक डॉक्यूमेंट को दिखाकर आप भारत के नागरिक खुद को साबित नहीं कर सकते, तो इसकी वजह भी है। क्योंकि आप देखिए कि पासपोर्ट में कैसे कैसे खेल होते रहे। जैसे अबू सलेम बहुत बड़ा गैंगस्टर था, आपको याद होगा, अबू सलेम को तो सब जानते हैं। उसको साल 2013 में फेक पासपोर्ट के केस में 7 साल की सजा हुई थी बॉस। साल 2025 में चेन्नई में 3 विदेशी पकड़े गए जिन्होंने फ्रॉड करके इंडियन पासपोर्ट ले लिया था। 2025 में कोलकाता में एक रैकेट पकड़ा गया जो बांग्लादेशियों को फर्जी तरीके से इंडियन पासपोर्ट और आधार कार्ड बना के दे रहा था। 2025 में ही ईडी ने एक ऐसे फर्जी पासपोर्ट गैंग का खुलासा किया जिसका कनेक्शन पाकिस्तान तक से था, और ऐसे कई केस सामने आते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि खाली पासपोर्ट से अगर आप मानने लग जाइएगा कि भारत का नागरिक है तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि फर्जी पासपोर्ट दिखाया, रह गया, फिर यहीं रह जाएगा, फिर क्या कीजिएगा। कल शुरू में जब यह खबर, एक पार्ट तो है कि भाई नरेंद्र मोदी नया नहीं लाई, इसको हटा दीजिए, बहस इस पे है कि क्या पासपोर्ट को माना जाना चाहिए अकेले। शुरू में मैंने भी कहा कि भाई इतना सब कुछ देख के पासपोर्ट बनता है, फिर क्यों नहीं मानिएगा। लेकिन जितना रिसर्च करते चले गए, जितना और इसमें घुसते चले गए, पता चला कि बाप रे बाप, खाली एक को मान लीजिएगा तो यहां खेला करने के लिए पूरा सिस्टम बैठा है फर्जी बनाने के लिए। एक दिक्कत यह भी है कि किसी एक दस्तावेज को नागरिकता का सबूत कैसे मान लिया जाए। क्यों यहां दस्तावेजों को लेकर तरह तरह के फर्जीवाड़े चलते रहते हैं। जैसे आप देखिए, इसी साल महाराष्ट्र के अमरावती में 1000 से ज्यादा लोगों पर यह आरोप लगा कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे थे। 1 महीने पहले मुंबई के पास ठाणे में 10,000 से ज्यादा बोगस बर्थ सर्टिफिकेट जांच में पकड़े गए। 2025 में 41 लाख से ज्यादा फेक राशन कार्ड देश भर में पकड़े गए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पासपोर्ट को कोई एकदम से कोई रिजेक्ट ही कर दे रहा है। इंडी वाले माहौल जरूर बना रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने पासपोर्ट की वैल्यू घटा दी है, ये कह रहे हैं।
लेकिन विदेश में इंडियन पासपोर्ट पर सवाल उठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पासपोर्ट की वही ताकत है जो पहले से बनी हुई है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर इसको लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि क्या यह एनआरसी की तरफ जा रहा है मामला। Passport is not merely a booklet of pages. It is a powerful tool, a vital tool of economic mobility, of international trade. I would even say of national identity. As our foreign policy establishes India as a Vishwa Bandhu, the Indian passport is treated with respect. देखिए, पासपोर्ट का मामला ये लोग इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि इन्हें दूसरी चीज दिख रही है। इन्हें लग रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी एनआरसी लाने वाले हैं। टीएमसी नेता साकेत गोखले कह रहे हैं कि एक तरफ मोदी सरकार सारे दस्तावेजों को खारिज कर रही है, दूसरी तरफ एसआईआर के बहाने आपकी नागरिकता की जांच की जा रही है, जिससे आपकी नागरिकता शक के घेरे में आ जाए। इसके बाद अगला स्टेप एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। नरेंद्र मोदी और शाह तय करेंगे कि कौन नागरिक है, कौन नहीं। मोदी शाह आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाएंगे और फिर नागरिकता भी छीन लेंगे। इसलिए बीजेपी संसद में 2/3 बहुमत मैनेज कर रही है ताकि संविधान को बदला जा सके। इसी तरह कांग्रेस नेता डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार बताए कि अगर सब दस्तावेज वो खारिज कर रही है तो फिर नागरिकता किस दस्तावेज से साबित होगी। इस पर बीजेपी नेता बीएल संतोष कह रहे हैं कि इसलिए विपक्ष को भी एनआरसी को स्वीकार कर लेना चाहिए बिना किसी आपत्ति के, तब आपके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा। यानी इंडी गठबंधन को यह डर है कि कहीं अब नरेंद्र मोदी एनआरसी ना ले आए, क्योंकि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी एनआरसी को भूल गए। ऐसा नहीं है बॉस। केंद्र सरकार ने सेंसस के साथ, जो जनगणना होनी है उसके साथ, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए बजट में 6000 करोड़ का प्रावधान रखा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी घुसपैठियों को छोड़ देंगे ये तो नहीं होगा। हां, ये वो कदम है या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। पासपोर्ट पर मचे बवाल के बीच आज एक बवाल इमरजेंसी को लेकर भी मचा, क्योंकि आज के दिन 51 साल पहले इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसे बार बार याद किया जाता है। इमरजेंसी नाम लेते ही कांग्रेस को जैसे आग लग जाती है, लेकिन आज तो कांग्रेस को कुछ ज्यादा ही आग लग गई, क्योंकि एनसीईआरटी की 9वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में पहली बार इमरजेंसी का एक सेक्शन जोड़ा गया। इसी बात पर कांग्रेस उखड़ गई कि बच्चों को यह सब पढ़ाने की क्या जरूरत है भाई, किताबों को भी राजनीति का, किताबों में भी राजनीति की जा रही है। एक बार सुनिए कांग्रेस के नेताओं को। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, ऐसी बेशरम पार्टी है जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है। ये इनकी हल्की सोच है। कांग्रेस ने अनेकों दशकों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने कभी भी बच्चों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार नहीं किया। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है। इतिहास को अपने तरीके से आप देख सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि हमें आगे देखना पड़ेगा। और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली। एनसीईआरटी की जिस किताब में इमरजेंसी का पाठ पढ़ाया जाना है, उसमें क्या लिखा है वो भी आपको बताता हूं। इसमें इमरजेंसी का रेफरेंस देते हुए बताया गया है कि 1975 से 77 के बीच इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ रही थी, बेरोजगारी, महंगाई, कुशासन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। इंदिरा सरकार ने मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई, कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, आजाद देश में नागरिकों की आजादी ही सीमित कर दी गई थी। अब इसमें ऐसा क्या है जो नहीं हुआ था? किताब में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है जो इमरजेंसी के दौरान ना हुआ हो। बीजेपी यही कह रही है कि देश की भावी पीढ़ी को भी तो पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या हुआ था। भाई जेनजी को पता तो हो। आज जेनजी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट बंद कर दीजिए, कोई न्यूज ना देखने दीजिए, कोई रील ना देखने दीजिए, कुछ उनको ट्वीट ना करने दीजिए, कैसा लगेगा जेनजी को? उस वक्त का जो जेन पी, जेन डी जो रहा होगा उस दौर में, पता नहीं कौन जनरेशन चलता था, उसने ये झेला है भाई।
कुछ बोलो नहीं, कुछ लिखो नहीं, कुछ कहो नहीं। तो जेनजी को भी तो पता चलना चाहिए कि इमरजेंसी में हुआ क्या क्या था। बीजेपी यही तर्क दे रही है। एनसीईआरटी ने सही किया है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे, ऐसे दोबारा स्थिति ना आए, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाए हैं। एनसीईआरटी ने अच्छा काम किया। एनसीईआरटी ने अगर इस प्रकार से घोषित इमरजेंसी में कैसे रात को लोगों को उठा लिया गया, कैसे मीसा लगाया गया, कैसे नाखून खींचे गए, कैसे थानों में मारा गया, कैसे लोगों को जेल में बंद करके उनके परिजनों को महीनों तक जानकारी नहीं मिली, तो आज सोशल मीडिया के दौर पर जब कोई किसी के बारे में भी कुछ भी लिख सकता है, देश में किस प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी जब देश सो रहा था छीन ली गई, ये नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए। आप देखिए कि जब भी इमरजेंसी की बात उठती है तो इंडी गठबंधन के नेता यह कहकर बचाव करते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में तो अघोषित इमरजेंसी लगी हुई। इंडी गठबंधन वाले नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं। राहुल गांधी माहौल बनाते हैं कि नरेंद्र मोदी इमरजेंसी लगा देंगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, कहते हैं ये लोग। किसी को बोलने की आजादी नहीं है। लेकिन खुद ये लोग जहां जहां सत्ता में हैं तब क्या करते हैं, इंडी गठबंधन की जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां कैसे कैसे कांड होते हैं, कैसे संविधान की कॉपी लहराने वाले नरेंद्र मोदी को तो कोसते हैं, लेकिन खुद अपनी सरकारों में क्या कर रहे हैं आपको देखना चाहिए। जैसे जून 2024 में तेलंगाना में बिजली कटौती की खबर करने पर पत्रकार पर एफआईआर हो गई थी। कहा गया कि पत्रकार ने झूठी शिकायत की थी, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। 5 नवंबर 2024 में बंगाल में ममता सरकार के दौरान काली पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की खबर करने पर पत्रकार अनन्यो गुप्ता की गिरफ्तारी हो गई थी। 4 दिसंबर 2024 को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में सीएम सिद्धारमैया की आलोचना पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी हो गई। आरोप लगा कि सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोली गई थी। 28 अप्रैल 2026 में झारखंड में मंत्री से सवाल पूछने पर 2 पत्रकारों की पिटाई हो गई। आरोप लगा कि पत्रकार ने गलत लहजे में सवाल पूछा था, इसलिए पत्रकार की पिटाई हो गई। आप सोचिए बॉस, ये लोग वो हैं जो नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं, कहते हैं कि अघोषित इमरजेंसी हो रखी है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता। और इनके राज्यों में जो हो रहा है, और देश खुद देख चुका है कि नरेंद्र मोदी को लेकर क्या नहीं बोला जाता बॉस। मंच से मां की गाली दे दी जाती है, हाय हाय मोदी मर जा मोदी के नारे लग जाते हैं। कई लोग तो कहते हैं नरेंद्र मोदी इतना बर्दाश्त करते क्यों हैं, एक्शन क्यों नहीं करते। वो अभी जब बीच में हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ एक्शन लिया था, बहुत लोग बोले कि नरेंद्र मोदी को भी तो करना चाहिए। इतना नरेंद्र मोदी सहते हैं, फिर भी इन लोगों से गाली ही खाते हैं कि तानाशाह हैं। और इस देश ने क्या क्या नहीं देखा है बॉस, क्या क्या नहीं देखा। ये इंडी गठबंधन के दलों की सरकारों का हाल क्या है वो आपको बताया। और कांग्रेस का तो कहना क्या, इंदिरा गांधी ने तो पुत्रमोह में पूरा सरकारी सिस्टम ही हिला दिया था। और इसका एक किस्सा आपको बताता हूं, चूंकि आज इमरजेंसी की बात हो रही है, इंदिरा गांधी की बात हो रही है। एक किस्सा नीरजा चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में जो जिक्र है किस्सा, उसके बारे में आपको बताता हूं। किताब में बताया गया कि संजय गांधी को कार और एरोप्लेन का बहुत शौक था, इसलिए इंदिरा गांधी ने उस समय उन्हें इंग्लैंड की रोल्स रॉयस कंपनी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। नीरजा चौधरी इस किताब में लिखती हैं कि इंग्लैंड से वापस आने के बाद संजय गांधी को सस्ती और छोटी स्वदेशी कार बनाने का शौक चढ़ा, तो इंदिरा गांधी ने संजय गांधी के प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट दिया। इंदिरा गांधी के पीएम रहते हुए साल 1971 में संजय गांधी के कार बनाने के प्रोजेक्ट को लाइसेंस मिल गया। उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल होते थे। उन्होंने 297 एकड़ जमीन बहुत ही सस्ते दाम पर दे दी कि भाई इंदिरा जी का बेटा फैक्ट्री खोलने जा रहा है। लो, किताब के मुताबिक इंदिरा और संजय गांधी को खुश करने के लिए बंसीलाल ने जबरन किसानों को उनकी जमीन से हटाना शुरू किया। संजय गांधी ने जून 1971 में मारुति की फैक्ट्री लगाई और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। क्योंकि संजय गांधी प्रधानमंत्री के बेटे थे, इसलिए कार के जो डीलर थे वो आपस में होड़ लग गई उनकी, और वो बहुत बड़ी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो गए कार की बुकिंग के लिए।
यह तय हुआ कि 50,000 कारें बनेंगी और उसकी बुकिंग भी कर दी लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा देके, क्योंकि भाई पीएम का बेटा बना रहा था। एक कार नहीं बनी बॉस, प्रोजेक्ट फेल हो गया। जब छोटी कार का प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ तो संजय गांधी ने राजनीति की तरफ ध्यान दिया। 28 साल की उम्र में संजय गांधी ने कहा कि वो देश को बदलना चाहते हैं और इंदिरा गांधी ने उन्हें पूरा इंकरेजमेंट दिया। किताब के मुताबिक 1975 से कांग्रेस पार्टी का लगभग पूरा कामकाज संजय को सौंप दिया गया। जून 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद संजय की राष्ट्रीय राजनीति में असली ताकत दिखाई देने लगी और जो वो बेटे के शौक में फैक्ट्री बनी थी, वो बाद में जाके सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन करके तब जाके वो कार बननी शुरू हुई। यानी आप देखिए कि कैसे इंदिरा गांधी ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके बेटे संजय गांधी के करियर को सेट करने की कोशिश की। आज के रेट में कोई कर दे, बाप रे बाप। और नरेंद्र मोदी, आप उनको देखिए, उनके भाई के बच्चे, किसी एक को गिना दीजिए कि पिछले 12 साल में या जब वो गुजरात के सीएम थे किसी के लिए फैक्ट्री खुलवा दी हो, किसी को बड़ा पद दिला दिया हो। नहीं, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी को कोसा जाता है। इंदिरा गांधी के राज में लगी इमरजेंसी में ऐसे ऐसे कांड हुए जिनके किस्से सुनकर आज भी लोग खौफ में आ जाते हैं। इसलिए जब भी इमरजेंसी की बात आती है तो कांग्रेस इससे मुंह छुपाती है। उसको लगता है कि कोई इस पर बात ही ना करे। इनका बस चलेगा तो ये आजादी के पहले का किस्सा उठा उठा के अपने हिसाब से सुनाएंगे, ये नहीं हुआ तब, वो नहीं हुआ तब। लेकिन इनके इमरजेंसी पे बात कीजिए तो ना उस पे मत करो, इतिहास में क्यों जाना, आज की बात करो। लेकिन इस पर बात करना जरूरी है। आज बात राहुल गांधी की भी करना जरूरी है। उन्हें भी एक चीज याद दिलानी है कि सियासी बार पलटवार में कुछ भी कहकर निकल जाने का क्या नतीजा होता है। राहुल गांधी के साथ हुआ यह कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह के मानहानि केस में राहुल गांधी बुरे फंस गए। सियासी वार पलटवार में राहुल गांधी का बयान उन पर भारी पड़ गया। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो अब उन्होंने माफी मांगी। राहुल गांधी की और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया उनकी तरफ से। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए राहुल गांधी ने लिखित रूप में माफी मांगी। ये वही राहुल गांधी हैं जो कहते थे कि राहुल गांधी किसी से माफी नहीं मांगता, मर जाएगा लेकिन माफी नहीं मांगेगा। ये राहुल गांधी का बयान है, आप सुनिए एक बार। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। आज सोशल मीडिया पे लोग यही वीडियो दिखा के सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो कहते थे माफी नहीं मांगूंगा। हालांकि राहुल गांधी पहले भी माफी मांग चुके हैं और ये नया मामला क्या है उसको भी समझिए। दरअसल साल 2018 में राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक में कार्तिकेय का नाम लिया था। कार्तिकेय सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। केस होते ही राहुल गांधी ने माना कि उन्होंने कार्तिकेय के खिलाफ गलत बयान दिया और अब राहुल गांधी ने लिखित तौर पर कोर्ट में कार्तिकेय सिंह से माफी मांगी। राहुल ने गलती मान ली तो कार्तिकेय ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए माफी स्वीकार कर ली। तो इसलिए मामला कई बार इधर से उधर हो जाता है। पाठशाला में अब अगले अध्याय का वक्त। भूकंप का डबल झटका 60 सेकंड में। वेनेजुएला में कैसे आई महाप्रलय, 1 लाख लोग मर गए क्या? वेनेजुएला में तबाही के ऐसे शॉकिंग वीडियोस जैसे पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। उधर भूकंप का कहर, इधर भारत में कहां बारिश ने सब कुछ बहा डाला। अब इसका अध्याय। दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला, जहां कुछ दिन पहले तो तब भूकंप आया था जब अमेरिका जो है वो वहां के राष्ट्रपति को किडनैप करके मदुरो को ले आए थे। लेकिन आज भूकंप ने वहां कहर मचा दिया, तबाही मचा दी। भूकंप के झटकों ने वेनेजुएला को इतनी बुरी तरह हिला दिया कि हर तरफ हाहाकार मच गया। पहले भूकंप का डबल अटैक और उसके बाद 20 आफ्टर शॉक्स। भाई लोग एकदम दहशत से कांप गए। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और इसके आसपास के शहरों में भूकंप के बाद चीख पुकार मच गई।
भूकंप ने वेनेजुएला में ऐसी तबाही मचाई कि हजारों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। वेनेजुएला में पिछले 126 सालों में आया यह सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इससे पहले साल 1900 में 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया था। आप देखिए कि 1 मिनट के अंदर वेनेजुएला में भूकंप के 20 से ज्यादा झटके आए। भूकंप का पहला झटका 7.2 की तीव्रता का था। इसके 40 सेकंड के अंदर 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया और इसने वेनेजुएला को दहला दिया। यूएसजीएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से ज्यादा मौत का अनुमान लगाया है। भूकंप से मौत का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। आज आपको वेनेजुएला की एक तस्वीर दिखाऊंगा और इस सदी के सबसे ताकतवर भूकंप ने इतनी भयंकर तबाही क्यों और कैसे मचाई। क्या 1 लाख लोग मर गए होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? यह सब आज आपको बताऊंगा। इसके साथ ही भारत में बारिश ने कहां सब कुछ बहा डाला है, उसकी खौफनाक तस्वीर और खबर भी है। लेकिन पहले कुदरत के इस कहर का एक ट्रेलर देखिए। देखिए, भूकंप की वजह से वेनेजुएला में जिस तरह हाहाकार मचा है, हर जगह चीख पुकार मची है, उसकी एक वजह यह भी है कि भूकंप का डबल अटैक ऐसे दिन हुआ जब पूरा देश छुट्टी मना रहा था। साल 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में मिली ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद थे और ज्यादातर लोग अपने घरों में ही मौजूद थे। वहां मची तबाही के ऐसे शॉकिंग वीडियो सामने आ रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं देखे आप। जैसे इस तस्वीर को देखिए। भूकंप के तेज झटके आते ही इमारतों से मलबा गिरना शुरू हो गया। वहां से जो लोग गुजर रहे थे, भाई वो हड़बड़ा गए कि क्या ही हो रहा है, बिल्डिंग गिर जाएगी उनके ऊपर क्या। देखिए क्या हुआ है। भूकंप कितना शक्तिशाली था, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। घर के अंदर रखा सामान गिरकर टूट रहा है, दीवार पर लगा टीवी जोर जोर से झूलता दिख रहा है, सोफा और दूसरा सामान भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई सोफा को हिला रहा है, उस तरह की तस्वीर। टीवी देख रहे हैं, टीवी एकदम धाएं 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 हिला जा रहा है। आप देखिए कि घरों के में खड़ी गाड़ियां कैसे भूकंप के तेज झटकों की वजह से हिचकोले खा रही हैं। जैसे लग रहा है कि कोई गाड़ी को जोर जोर से हिला रहा है। देख रहे हैं, भूकंप के 2 शक्तिशाली झटकों ने वेनेजुएला में ऐसी तबाही मचाई कि करीब करीब पूरे देश में ब्लैकआउट जैसे हालात बने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करना पड़ा है। वेनेजुएला के सबसे बिजी रहने वाले मैकेटिया एयरपोर्ट की तस्वीर आप देखिए। कराकस के पास ही है ये, और इस एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा भूकंप की वजह से टूट के गिर गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को लगा कि प्लेन से क्या ऊपर जाएंगे, आज तो लग रहा है सीधा ही ऊपर चले जाएंगे। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। भूकंप के दौरान वेनेजुएला में हर तरफ हाहाकार मच गया। इमारतें गिरती रहीं, इमारतों से मलबे गिरते रहे, लोग जान बचा के भागते रहे। भूकंप के बाद लोग रोते बिलखते अपनों की तलाश करते भटकते भी नजर आए। वेनेजुएला में भूकंप के बाद हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था। जहां से भी तस्वीरें आ रही थी वहां टूटी हुई इमारतें ही नजर आ रही थी। जिस वक्त वेनेजुएला में भयंकर भूकंप आया, उस वक्त का एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऐसे शख्स ने उस वीडियो को शेयर किया जो भूकंप के तेज झटकों के बीच एक अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखा। जैसे जैसे ये शख्स अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल से नीचे की तरफ उतरता है, दीवारों में भूकंप की वजह से आई दरारें नजर आती। देखिए, वो उतरता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग ही गिर जाएगी। सीढ़ियों पे मलबा गिरा हुआ, और जैसे जैसे ये शख्स नीचे की मंजिलों तक पहुंचता है, तबाही की तस्वीर पूरी तरह से दिखती है कि जैसे खंडहर है। लग रहा है कि जैसे खंडहर कोई घूमने गया हुआ हो, वो उसको देख के उतर रहा है। भूकंप के डबल अटैक से जिस तरह इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं और लगातार आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं, उससे लोगों में दहशत है कि भाई रात भी सड़कों पर गुजारने के लिए लोग मजबूर हैं। लोगों को लग रहा है रात में सोने गए, फिर भूकंप आया, इतना आफ्टर शॉक आ रहा है, फिर तो उठ ही नहीं पाएंगे।
वेनेजुएला में भूकंप की वजह से मची तबाही की कुछ और तस्वीरें आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले भूकंप का केंद्र किस जगह था वो देखिए। वेनेजुएला में जो दोनों भूकंप आए उनका केंद्र राजधानी काराकस के पश्चिम में करीब 160 किलोमीटर दूर था। इसलिए काराकस और उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मची। इनमें ला गुवाइरा प्रांत के भी कई शहर शामिल रहे। भूकंप से मची तबाही के बीच वेनेजुएला में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। रेस्क्यू टीम मलबे में जिंदा बचे लोगों की तलाश में जुटी है। आप देखिए, पहले 2 तेज झटकों और फिर 20 आफ्टर शॉक्स के बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरह घरों में जो बुजुर्ग और पालतू जानवर फंस गए थे उनको बचाने के लिए दौड़ते दिखे। देखिए जरा। रेस्क्यू टीम को उस वक्त बड़ी कामयाबी भी मिली जब मलबे के नीचे दबे 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देख रहे हैं, तीनों को किसी तरह से निकाला गया। चीख पुकार के बीच रेस्क्यू मलबे से मिले एक पपी को दुलार करती हुई नजर आई, ये भी बच गया। देखिए, यह समझना जरूरी है कि आखिर वेनेजुएला में आए भूकंप को लेकर यूएसजीएस ने मौत का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचने की आशंका जताई की। दरअसल आमतौर पर जब भूकंप आते हैं तो उनके बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स कम तीव्रता वाले होते हैं, लेकिन वेनेजुएला में ऐसा नहीं हुआ। वहां पहला भूकंप 7.2 की तीव्रता का आया। 40 सेकंड के अंदर दूसरा भूकंप और तेज 7.5 की तीव्रता का आया। इसे अर्थक्वेक डबलेट कहा जाता है। जियोपॉलिटिक्स के मुताबिक अर्थक्वेक डबलेट की घटना कई सालों में एक बार होती है और बड़ी तबाही की वजह बनती है। वेनेजुएला में भूकंप ने जिस तरह भयंकर तबाही मचाई है, उससे साफ है कि भूकंप आते ही लोग दहशत में आ जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। जब भी भूकंप आते हैं इनके बारे में जानकारी दी जाती है। ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में आपको बताता हूं। भूकंप के वक्त अगर घर के अंदर हैं तो सबसे पहले तुरंत बाहर खुले में निकलिए। अगर तुरंत बाहर निकलना संभव नहीं है तो किसी मजबूत टेबल, बेड या दरवाजे की चौखट के नीचे खड़े हो जाइए। अगर घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए तो खुले मैदान या खुली जगह पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। अगर हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल तो भूल के मत कीजिएगा। और भूकंप के वक्त ऊपरी मंजिल में रहने वालों के लिए तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर पाना करीब करीब नामुमकिन होता है। तो इसलिए अपने ही घर में रहिए तो बेहतर है, क्योंकि भाई भूकंप तो कुछ सेकंड्स में ही तबाही मचा देता है। मौजूदा दौर में बड़े शहरों में बहुमंजिला इमारतों में रहना लोगों की मजबूरी है। ऐसे में ऐसे कुछ उपाय किए जा सकते हैं जो भूकंप ही नहीं, आग लगने जैसी घटनाओं के वक्त भी जान बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे एक तस्वीर को देखिए, इस तरह के कई इक्विपमेंट जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इमरजेंसी के दौरान बहुमंजिला इमारत में आसानी से नीचे उतरा जा सकता है। इसे आसानी से घर की बालकनी में इंस्टॉल किया जा सकता है और फिर आप उसको अपने आसपास लपेटिए और धीरे धीरे करके ऐसे आप उतर सकते हैं। ज्यादा टेक्निकल जानकारी की भी इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती। इस सेफ्टी सिस्टम में एक मजबूत स्टील केबल और मेटल क्लिप शामिल होती है जो दीवार पर लगाए गए एक बॉक्स में लगी होती है। अगर किसी इमारत में आग लग जाए, सीढ़ियां या लिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी शख्स इस केबल के जरिए कंट्रोल्ड तरीके से धीरे धीरे नीचे उतर सकता है। तो ये कई बार लाइफ सेविंग हो सकता है। क्या कीजिएगा भाई, हाई राइज में रहना ही है तो कुछ इस तरह के उपाय भी करने पड़ सकते हैं। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस, जिसमें आज का सवाल कि दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कौन सा था और वो 38 मिनट में ही खत्म हो गया। ऐसा क्यों बॉस, बताऊंगा इस वक्त। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस। आजकल कुछ युद्ध ऐसे चल रहे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और कुछ बहुत लंबे चलकर खत्म हुए थे, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा युद्ध 38 मिनट में ही क्यों खत्म हो गया था, आज इसके बारे में बताता हूं। दरअसल ब्रिटेन और जंजीबार के बीच एक युद्ध हुआ और यह दुनिया का सबसे छोटा चला युद्ध माना जाता है। जंजीबार आज के तंजानिया में आता है, जो कि ईस्ट अफ्रीका में। 1893 में ब्रिटिशर्स ने जंजीबार की देखरेख का जिम्मा सैयद हमद बिन थुवैनी को सौंप दिया था। हमद बिन की मौत के बाद जंजीबार की सत्ता पर उनके भतीजे का कब्जा हो गया। खालिद बिन बरगश ने खुद को जंजीबार का सुल्तान घोषित कर दिया। ब्रिटेन चाहता था कि हमद के चचेरे भाई हमूद बिन मोहम्मद को गद्दी पर बैठाया जाए। बरगश माना नहीं, उसने 3000 सैनिक खड़े कर दिए महल के चारों तरफ। ब्रिटेन की सेना ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए वक्त दिया, लेकिन वो नहीं माना। ब्रिटेन की सेना मजबूत थी, उसने सुबह 9:02 पर अटैक कर दिया और 38 मिनट के अंदर युद्ध जीत भी लिया। खालिद बिन बरगश भाग गया और युद्ध में करीब 500 लोग मारे भी गए। इस तरह दुनिया का सबसे छोटा युद्ध शुरू होने के 38 मिनट के अंदर ही निपट गया।